तो कैसे है आप लोग दोस्तों, ये मेरी फील स्टोरी है। इस वीडियो पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। चवन जन्मदिन की पार्टी। शर्मा परिवार का मेंशन। शर्मा परिवार का मेंशन शानदार लाइटों से जगमगा रहा था। होता भी क्यों नहीं, आज शर्मा परिवार की मुखिया राधा देवी की 75वें जन्मदिन की पार्टी जो थी। शर्मा परिवार के सभी सदस्य इस पार्टी में शामिल हुए थे। पार्टी शुरू हो चुकी थी। सभी सदस्य एक एक कर राधा देवी को एक से बढ़कर एक महंगे तोहफे दे रहे थे। इतने कीमती तोहफे देखकर वह बहुत खुश थीं। तभी उनकी सबसे बड़ी पोती का पति ऋषभ उनके सामने आया और उनसे बोला, दादी दीनानाथ अनाथालय की वार्डन मिस शोभा को कैंसर है। उनके इलाज के लिए मुझे पैसों की जरूरत है। क्या आप मुझे 10 लाख रुपए उधार दे सकती हैं? ये बात सुनकर सब बुरी तरह चौंक गए और ऋषभ को गुस्से से घूरकर देखने लगे। इसकी इतनी हिम्मत कि राधा देवी के जन्मदिन पर कोई तोहफा देने की जगह खुद उनसे पैसे मांग रहा है। कितना बेशर्म है, ये सब सोच रहे थे। 3 साल पहले ऋषभ को राधा देवी के पति राजनाथ जी अपने साथ शर्मा मैंशन में लेकर आए थे। उन्हीं की जिद पर उनकी सबसे बड़ी पोती पीहू की शादी ऋषभ से हुई थी। किंतु शादी के कुछ दिन बाद ही राजनाथ की मृत्यु हो गई। उनकी मौत के बाद ऋषभ की जिंदगी बद से बदतर होती चली गई। रोज उसे तानों का सामना करना पड़ता था। शर्मा परिवार उसे घर से निकालने की कोशिश करता रहता था। यहाँ तक कि ऋषभ के सास ससुर भी उसकी बेइज्जती करने से चूकते नहीं थे। लेकिन ऋषभ चुपचाप उनकी बेइज्जतियों को बर्दाश्त कर रहा था। लेकिन आज उसे ये जानते हुए भी कि उसकी बेइज्जती होगी, उसे राधा देवी से मदद मांगनी पड़ी। क्योंकि बात मिस शोभा के इलाज की थी। वही मिस शोभा जिन्होंने न केवल उसकी जान बचाई थी बल्कि उसे पाला भी था। वह उनके लिए कुछ भी कर सकता था। उसे लगा था कि राधा देवी का मूड अपने जन्मदिन पर अच्छा होगा और शायद वो इस अवसर पर अपनी दयालुता दिखाते हुए उसकी मदद कर दे। लेकिन ऋषभ को आज भी मायूसी ही मिली। जैसे ही राधा देवी ने उसकी बात सुनी, उनकी मुस्कान गायब हो गई और उसे गुस्से से घूरकर देखने लगी। वो गुस्से से चिल्लाकर बोलो, नालायक, तेरी ये हिम्मत कि आज मेरे जन्मदिन पर मुझे गिफ्ट देने की जगह मुझसे 10 लाख रुपए मांग रहा है। तभी वहां पीहू आए और बोली, दादी ऋषभ का इरादा आपको बेइज्जत करने का नहीं था, प्लीज इसे माफ कर दीजिए। और यह कहकर वो ऋषभ को खींचकर वहां से ले जाने लगी। ये देखकर वहीं खड़ी पीहू की कजिन अनु पीहू का मजाक उड़ाते हुए बोलती है, पीहू तुमने कितने घटिया इंसान से शादी की है। मेरे मंगेतर सूरज को देखो, अभी हमारी शादी भी नहीं हुई लेकिन उसने दादी को जड़ाओ हार तोहफे में दिया है। दूसरी तरफ तुम्हारा निकम्मा पति एक तो खाली हाथ पार्टी में आया है, ऊपर से इसकी इतनी हिम्मत की दादी से 10 लाख मांग रहा है। तभी सूरज भी बोला, अनु तुम सच कह रही हो। ऋषभ, हम दोनों ही इस घर के दामाद हैं पर तुम इस परिवार पर कलंक हो। सूरज दिल्ली में एक अमीर परिवार का लड़का था। सूरज भले ही अनु का मंगेतर था किंतु वो पीहू को पसंद करता था क्योंकि पीहू अनु से ज्यादा सुंदर थी। जब उसे पीहू और ऋषभ की शादी का पता चला था तो उसे बहुत निराशा हुई और गुस्सा भी बहुत आया। उसी समय वहां खड़े और बाकी सदस्य भी बोलने लगे, इस लूसे को अभी परिवार से धक्के मारकर बाहर निकाल देना चाहिए। शायद ये यहाँ पैसे मांगने नहीं बल्कि दादी के जन्मदिन का खुशनुमा माहौल खराब करने आया है। उनकी बातें सुनकर ऋषभ को भी गुस्सा आने लगा। अगर बात गंभीर नहीं होती तो वह कब का पार्टी छोड़कर चला जाता। उसे बार बार अपने पापा की कही बात याद आ रही थी कि अगर कोई तुम्हारी मदद करता है तो तुम्हें भी उसकी जरूरत पड़ने पर उनकी मदद जरूर करनी चाहिए। इसलिए ऋषभ ने अपना गुस्सा दबाते हुए कहा, दादी किसी की जान बचाना बहुत बड़ा पुण्य है। प्लीज मैं आपसे दया की भीख मांगता हूँ। उसकी बात सुनकर अनु का बड़ा भाई राज बोला, ऋषभ अपनी बकवास बंद करो। अगर तुम किसी की जान बचाना चाहते हो तो जाकर खुद पैसे जमा करो। राज और अनु दोनों पीहू से जलते थे, इसलिए उसको नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे और जब भी मौका मिलता था ऋषभ की बेइज्जती करने से नहीं रुकते थे। पीहू को उनकी बातें अच्छी नहीं लग रही थी पर वो आगे आए और बोली, दादी ऋषभ के पिता की मौत के बाद मिस शोभा ने अनाथालय में उसे पाला था। ये उनकी मदद करना चाहता है। क्या आप इसकी कुछ मदद? ये सुनते ही राधा देवी चिल्लाकर बोली, तुम चाहती हो कि मैं इसकी मदद करूं? ठीक है, अगर तुम अभी ऋषभ को तलाक देकर मिस्टर रोहन से शादी के लिए तैयार हो जाती हो तो मैं अभी इसे 10 लाख रुपए दे दूंगी। राधा देवी जिस रोहन की बात कर रही थी वो एक करोड़पति नारायण राव का बेटा था जो पीहू के शादीशुदा होने के बावजूद उससे शादी करना चाहता था। नारायण राव का परिवार कानपुर के सबसे अमीर परिवारों में एक था और उनकी ताकत शर्मा परिवार से बहुत ज्यादा थी। राधा देवी हमेशा से उनसे रिश्ता जोड़ना चाहती थी।
तभी एक नौकर भागता हुआ वहां आया और बोला कि मिस्टर रोहन ने राधा देवी के लिए तोहफा भेजा है। ये सुनते ही राधा देवी ने तुरंत उससे तोहफा ले लिया और जल्दी जल्दी उसे खोलने लगी। जब उन्होंने पैकेट खोला तो उसमें रखे तोहफे को देख सबकी आंखें फटी रह गईं। उस तोहफे में एक सोने की मूर्ति थी जिसमें कई महंगे पत्थर लगे हुए थे। उसे देखकर पता चल रहा था कि वो तोहफा बहुत ही शानदार और महंगा था। राधा देवी इसे पाकर बहुत खुश थी और मन ही मन में सोच रही थी कि काश मिस्टर रोहन मेरे दामाद होते तो कितना अच्छा ही होता। एक कौन है ऋषभ। मिस्टर रोहन के भेजे तोहफे देखने के बाद राधा देवी की उसे अपना दामाद बनाने की इच्छा और बढ़ गई। उन्होंने पीहू की ओर देखते हुए पूछा, तो क्या फैसला किया तुमने? क्या तुम ऋषभ को तलाक देने के लिए तैयार हो? पीहू ने धीमी आवाज में उन्हें जवाब दिया, नहीं दादी, मैं ऋषभ को कभी तलाक नहीं दूंगी। पीहू का जवाब सुनकर राधा देवी गुस्से से आग बबूला हो गईं और पीहू पर चिल्लाते हुए बोली, नालायक लड़की, इस लूसर में ऐसी क्या खास बात है कि तुम इस पर अपना वक्त बर्बाद करना चाहती हो? इसे अभी धक्के मारकर शर्मा मैंशन से बाहर फेंक दो। मैं इसका चेहरा भी नहीं देखना चाहती। ऋषभ ने राधा देवी की जब ये बातें सुनी तो वो निराशा से भर गया। अब वो वहां और रुकना नहीं चाहता था, इसलिए उसने पीहू से कहा, पीहू, मैं मिस शोभा से मिलने हॉस्पिटल जा रहा हूं। तुम मेरी चिंता मत करो। पीहू ये सुनकर उसके साथ जाना चाहती थी। ये देखकर राधा देवी फिर चिल्लाकर बोली, पीहू, अगर तुम ये पार्टी छोड़कर गई तो तुम्हारा मुझसे कोई संबंध नहीं रहेगा। तुम अपने मम्मी पापा और पति के साथ शर्मा परिवार को छोड़कर जा सकती हो। ये सुनकर पीहू हैरान रह गई। उसे दादी से इतने कठोर फैसले की उम्मीद नहीं थी। तभी ऋषभ बोला, पीहू, मेरी चिंता मत करो, तुम यहीं रुको। इससे पहले कि पीहू कुछ कह पाती ऋषभ मुड़ा और वहां से जाने लगा। उसे जाता देख राज उसे अपमानित करने के लिए बोला, ऋषभ, तुम यहां से भूखे पेट जा रहे हो तो क्या तुम बाहर जाकर सड़कों पर भीख मांगकर खाना खाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास पैसे तो होंगे नहीं। तुम्हारे ऐसा करने से शर्मा परिवार का नाम खराब होगा, जो मैं नहीं चाहता। ये कहकर उसने अपनी जेब से 10 रुपए का सिक्का निकाला और ऋषभ के पैरों के पास फेंक दिया। ये देखकर वहां खड़े लोग जोर जोर से हंसने लगे। ऋषभ ने अपना गुस्सा दबाया और वहां से चला गया। शर्मा मैंशन से निकलकर ऋषभ सीधा हॉस्पिटल पहुंचा। हॉस्पिटल में वो सीधा रिसेप्शन पहुंचा ताकि वो फीस जमा करने के लिए कुछ दिन की मोहलत मांग सके। जब ऋषभ वहां पहुंचा तो उसे पता चला कि मिस शोभा को दिल्ली के एक बड़े हॉस्पिटल इलाज के लिए भेज दिया गया है। ये सुनकर ऋषभ हैरान रह गया और बोला, मुझे कितने रुपए जमा करने होंगे? मैं कुछ भी करके सारे पैसे चुका दूंगा। वहां बैठी नर्स बोली, कुल 30 लाख का खर्च होगा, जिसमें से 10 लाख रुपए पहले ही जमा हो गए हैं। अब एक हफ्ते में आपको 20 लाख रुपए जमा करने होंगे। ऋषभ ने हैरानी से उससे पूछा, 10 लाख रुपए? इतने रुपये किसने जमा किए? क्या आप मुझे उनका नाम बता सकती हैं? नर्स ने कहा, हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। ऋषभ को समझ नहीं आया वो क्या करे। वो चुपचाप हॉस्पिटल से बाहर निकल आया। वो ये सोच ही रहा था कि इतने रुपये किसने जमा कराए कि तभी पीछे से आवाज आई, मास्टर ऋषभ। ऋषभ अचानक चौंक गया और जब उसने पीछे देखा तो उसे एक 50 साल का एक आदमी ग्रे रंग का सूट पहना खड़ा हुआ दिखाई दिया। उसे देखकर ऋषभ को अपना बचपन याद आ गया। वो बोला, शिव चाचा। वो आदमी शिव नारायण था, दिल्ली के सबसे अमीर बिजनेसमैन शशिकांत मित्तल का मैनेजर। उन्होंने चौंकते हुए ऋषभ से पूछा, इतने साल बाद भी आपने मुझे पहचान लिया? ऋषभ ने उनसे कहा, हाँ, मैं आपको पहचानता हूँ। शिव बोला, आखिर मैंने आपको ढूंढ ही लिया। आपने इतने सालों से जो दुख और दर्द सहा उसके लिए मैं जितना माफी मांगू उतना कम है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ऋषभ ने उनसे ठंडे स्वर में पूछा, आपको मुझसे क्या काम है? शिव नारायण ने दुखी स्वर में जवाब दिया, छोटे साहब, जब शशिकांत जी को आपके पिता की मौत का पता चला तो उन्हें बहुत गहरा धक्का लगा था। उन्होंने आपको ढूंढने की बहुत कोशिश की। प्लीज घर चलिए, साहब आपसे मिलकर बहुत खुश होंगे। मैं वापस उस घर में कभी नहीं जाऊंगा, ऋषभ ने गुस्से से कहा। क्या आप अभी भी अपने दादा से नाराज हैं? शिव ने पूछा। हाँ बिल्कुल, ऋषभ ने कठोर लफ्जों में जवाब दिया, मैं उन्हें जिंदगी भर माफ नहीं करूंगा। शिव नारायण निराश होकर बोले, मेरे यहाँ आने से पहले शशिकांत जी ने मुझसे कहा था कि आप उनसे मिलने के लिए नहीं मानेंगे। जानकर अच्छा लगा कि अभी भी उनमें भावनाएं बाकी हैं। ऋषभ का स्वर अभी भी कठोर था। शिव नारायण उसकी कड़वी बातों को नजरअंदाज करते हुए बोले, साहब ने मुझसे कहा था कि आप सालों से मुश्किलों से भरी जिंदगी बिता रहे हैं। उन्होंने कहा था कि अगर आप उनसे मिलने को तैयार न हो तो भी मैं यहाँ रहकर आपकी हर संभव मदद करूं। ये सुनकर ऋषभ का गुस्सा बढ़ता जा रहा था।
शिव आगे बोले, जल्दी ही साहब कानपुर में आपके नाम से एक बहुत बड़ा बिजनेस खरीदने वाले हैं। उन्होंने आपको ये सिटी बैंक का कार्ड भी भेजा है जिसका पिन आपके जन्मदिन की तारीख है। ये कहकर शिव ने कार्ड ऋषभ को थमा दिया। उसने आगे कहा, ये एक एक्सक्लूसिव कार्ड है जो पूरे देश में केवल 5 बिजनेसमैन के पास है। ऋषभ ने कार्ड वापस करते हुए कहा, आप इसे वापस ले जाइए, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। शिव सिर ना में हिलाते हुए बोला, मैं इसे वापस नहीं ले सकता, आप इसे रख लीजिए। मिस शोभा के इलाज के लिए हॉस्पिटल में 10 लाख रुपए अभी आपको जमा करना है, अगर आपने समय से बिल नहीं भरा तो। ऋषभ ने उसे गुस्से से घूरते हुए कहा, क्या आप मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि आप इस कार्ड के पैसों से हॉस्पिटल का बिल जमा कर सकते हो। शिव प्रसाद डरते हुए बोला। ऋषभ ने उससे पूछा, इस कार्ड में कितने रुपए जमा है? शिव नारायण ने कहा, साहब ने इस कार्ड में आपके लिए पॉकेट मनी जमा कराए है, बस 100 करोड़ रुपए। छतरी ऋषभ की असलियत। 100 करोड़ रुपए। ऋषभ हैरान था, उसकी आंखें बड़ी हो गईं और मुंह खुला का खुला रह गया। ऋषभ को पता था कि उसके दादा अमीर थे, लेकिन जब वो उनके साथ रहता था तो बहुत छोटा था, इसलिए उसे पता नहीं था कि उसके दादा कितने अमीर थे। उसे बस ये पता था कि मित्तल परिवार दिल्ली या फिर पूरे देश में धनी परिवारों में से एक था, लेकिन उनका नेटवर्क इतना बड़ा होगा इसका उसे अंदाजा नहीं था। जब उसे आज 100 करोड़ पॉकेट मनी के रूप में मिले तब उसे समझ में आया कि मित्तल परिवार के हर सदस्य के पास कम से कम 1 अरब रुपए तो होगा। उस समय ऋषभ को अच्छा लगा और वो थोड़ा झिझकने भी लगा, लेकिन तभी उसे अपने मरे हुए माँ पापा की याद आई और ये भी कि उसके दादा ही कहीं ना कहीं उनकी मौत का कारण थे। उसे लगा कि वो इतनी आसानी से दादाजी को कभी माफ नहीं कर सकता। उसकी झुंझलाहट को देखकर शिव नारायण बोले, साहब ने कहा था कि अगर आप परिवार में वापस आते हो तो बाकी सदस्यों की तरह आपको भी 1 अरब रुपए मिलेंगे, लेकिन यदि आप आना न चाहो तो ये 100 करोड़ रुपए आपके खर्चों के लिए है। और हाँ, मित्तल साहब ने कानपुर में सबसे महंगी और सफल कंपनी विशेष बिल्डर्स को खरीद लिया है। साहब ने ये कंपनी आपके नाम कर दी है, आप जब चाहें कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं। ऋषभ को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मित्तल परिवार ने उस पर इतने रुपए क्यों खर्च किए उसे समझ नहीं आ रहा था। पहले 100 करोड़ वाला कार्ड, फिर इतनी बड़ी कंपनी। दिल्ली में वैसे तो बहुत से अमीर परिवार थे, मगर उनमें सबसे शक्तिशाली मित्तल परिवार था। उनके आगे शर्मा परिवार कुछ नहीं था। यहां तक कि सूरज जो उसकी बीवी को पसंद करता था, उसके पापा भी मित्तल परिवार के पैरों को धूल के बराबर थे। शिव नारायण ने कार्ड वापस करते हुए कहा, आप अभी घर जाइए, इस बारे में आराम से सोचिएगा। उसने एक दूसरा कार्ड अपनी जेब से निकाला और ऋषभ को देकर बोला, इस कार्ड पर मेरा नंबर लिखा है, आपको किसी चीज की जरूरत हो तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। ये कहकर वो वहां से चला गया। ऋषभ अभी भी हैरान था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसे याद आ रहा था कि किस तरह पीहू से शादी के बाद हर दिन उसकी कितनी बेइज्जती होती थी। वो दांत पीसते हुए वापस हॉस्पिटल गया और बकाया बिल भर दिया। और हाइफिन ऋषभ अपने ससुराल वापस आ गया। घर पर उस समय गुस्से का वातावरण छाया था। पीहू और उसके मम्मी पापा शर्मा मैंशन में नहीं बल्कि एक छोटे से घर में रहते थे। जब पीहू की शादी ऋषभ से हुई तो उन्हें अपने घर से निकाल दिया गया था। उस समय पीहू की मां रजनी गुस्से से चिल्ला रही थी, वो नालायक ऋषभ, वो एक कलंक है। पीहू, तुम्हें उससे अलग होना ही पड़ेगा, वरना तुम्हारी दादी तुम्हें शर्मा ग्रुप से निकाल देंगी। पीहू बिना डरे बोली, वो जो करना चाहे कर सकती है, मैं तलाक नहीं दूंगी। तुम। रजनी गुस्से से पागल हो गई थी। उस नालायक में ऐसा क्या खास है? तुम उसे तलाक देकर सूरज से शादी क्यों नहीं कर लेती? तुम्हारे सूरज से शादी करने पर हम दोबारा सिर उठा के जी सकेंगे। पी के पापा अभय भी बोले, पीहू तुम्हारी माँ सही कह रही है, अगर तुम सूरज से शादी कर लोगी तो हमें शर्मा परिवार में खोई जगह वापस मिल जाएगी। तुम्हारी दादी की नजरों में तुम्हारी कीमत और बढ़ जाएगी। पीहू उनकी बातों से परेशान हो गई थी। वो ऋषभ से प्यार नहीं करती थी, लेकिन वो उसे तलाक भी नहीं देना चाहती थी। उसने कहा, आप दोनों बस करिए, मैं फैसला कर चुकी हूँ, मैं ऋषभ को तलाक नहीं दूंगी। पीहू के मम्मी पापा और कोशिश करना चाहते थे, तभी ऋषभ दरवाजा खोलकर कमरे में आ गया। उसके सास ससुर ने उसे घूर कर देखा। रजनी ने नफरत से उससे कहा, नालायक, मुझे तो लगा था कि तुम घर का रास्ता भूल जाओगे। ऋषभ चुपचाप खड़ा सोच रहा था। उसकी सास हमेशा उसे नीचा दिखाती है। क्या होगा अगर उन्हें पता चले कि मैं गरीब नहीं हूँ, बल्कि मेरे पास 100 करोड़ का कार्ड है?
साथ हो मैं विशेष बिल्डर्स कंपनी का मालिक भी हूँ। लेकिन उसे मित्तल परिवार से अलग हुए बहुत साल हो चुके थे। वो मित्तल परिवार के सदस्यों को नहीं जानता था। उसे डर था कि उसकी सच्चाई सामने आने पर कोई सदस्य उसे मारने की कोशिश न करे। इसलिए उसने अपना सिर झुकाया और धीरे से बोला, माँ, मेरी वजह से आपको आज जो तकलीफ हुई है मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ। रजनी चिल्लाए, तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी वजह से हम कितने बड़ी मुश्किल में हैं। अगर तुम में थोड़ी शर्म होती तो तुम वापस न आते। ये सुनकर पीहू माँ पर गुस्सा होकर बोली, माँ ये क्या कह रही हो? ऋषभ तुम्हारा दामाद है। उसकी माँ चिल्लाई, ये नालायक कभी मेरा दामाद नहीं हो सकता। अच्छा होगा कि ये यहाँ से बहुत दूर चला जाए। पीहू ने ऋषभ को धक्का देते हुए कहा, तुम अपने कमरे में जाओ। ऋषभ तुरंत सिर हिलाकर अपने कमरे में चला जाता है। शादी के 3 साल बाद भी दोनों के बीच पति पत्नी का रिश्ता नहीं बन पाया था। पीहू बेड पर और ऋषभ जमीन पर सोते थे। आज ऋषभ सो नहीं पा रहा था। आज जो हुआ उससे वो अभी भी हैरान था। वो अभी भी पूरी तरह से उन बातों को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। तभी पीहू सोने के लिए आए। उसने ऋषभ से पूछा, अब मिस शोभा कैसी हैं? वैसे मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, तुम चाहो तो उन्हें ले सकते हो। ऋषभ बोला, अब इसकी जरूरत नहीं है। किसी ने इलाज के पैसे जमा कर दिया है और मिस शोभा को दिल्ली इलाज के लिए भेज दिया गया है। पीहू ये सुनकर बहुत खुश हुई। इसका मतलब अब वो ठीक हो जाएंगी। ऋषभ बोला, हाँ, मिस शोभा ने जिंदगी भर दूसरों की मदद की है। आज उन्हें अपनी अच्छाई का फल मिल रहा है। सुनकर अच्छा लगा। पीहू बोली, अब तुम्हें भी चैन मिला होगा। हाँ, अच्छा, अब मैं सोने जा रही हूँ। बहुत काम करने हैं। आजकल बिजनेस पर भी बहुत ध्यान देना पड़ रहा है। मैं रोज बहुत थक जाती हूँ। क्या कुछ बिजनेस में परेशानी है? आजकल बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है। ऊपर से दादी मित्तल ग्रुप के साथ काम करना चाहती हैं, जबकि वो जानती हैं कि मित्तल ग्रुप के आगे हमारी कोई औकात नहीं है। वो हमारी तरफ देखेंगे भी नहीं। तो क्या शर्मा ग्रुप और मित्तल ग्रुप ने कभी साथ में काम नहीं किया? पीहू हंसते हुए कहती है कि बिल्कुल नहीं। उनके आगे हम कुछ नहीं हैं। रस्तोगी परिवार जहां अनु की शादी हो रही है उनकी मित्तल ग्रुप में थोड़ी जान पहचान है। इसीलिए दादी अनु की शादी सूरज से कराना चाहती हैं। ऋषभ हैरान था और बोला, क्यों? पीहू बोली, ताकि अवस्थी परिवार से वो जुड़ सके, फिर उनकी मदद से मित्तल ग्रुप तक पहुंच सके। ऋषभ समझ गया। शर्मा परिवार पूरी कोशिश कर रहा था मित्तल ग्रुप से कांटेक्ट बनाने की, लेकिन उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मैं मित्तल परिवार का एक सदस्य हूं। ये सोचते ही उसने विशेष बिल्डर्स को ज्वाइन करने का फैसला कर लिया। उसने सोचा कि ऐसा करके वो पीहू की मदद कर सकता था। शर्मा परिवार पीहू से भी बुरा बर्ताव करता था। वो पीहू को बुरी तरह नीचा दिखाते थे। उसने मन में सोचा, पीहू तुम्हारा पति बदल चुका है। मैं किसी को तुम्हें परेशान करने नहीं दूंगा। मैं पूरे शर्मा फैमिली को तुम्हारे आगे झुका दूंगा। चैप्टर 4 ऋषभ का ऑफिस में पहला दिन। अगले दिन सुबह ऋषभ जल्दी उठा। उसने सभी के लिए नाश्ता बनाया, फिर अपनी स्कूटी लेकर विशेष बिल्डर्स की बिल्डिंग पहुंचा। उसने बिल्डिंग की पार्किंग में अपनी स्कूटी खड़ी करी, फिर वो बिल्डिंग की तरफ जाने लगा। तभी उसने वहां एक कपल को आते देखा। लड़का एक महंगा सूट पहने हुआ था। वो बहुत ही हैंडसम और स्मार्ट लग रहा था। लड़की ने एक भड़कीली ड्रेस पहन रखी थी। वो लड़की कोई और नहीं, पीहू की कजिन अनु थी। उसके साथ में जो लड़का था वो उसका मंगेतर सूरज अवस्थी था। ऋषभ सकपका गया। उसे समझ नहीं आ रहे था कि वो दोनों यहाँ क्या कर रहे थे, लेकिन वो जानता था कि अगर वो कोई मुश्किल में नहीं पड़ना चाहता था तो उसे उन्हें नजरअंदाज करना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले कि वो छिप पाता उन दोनों ने उसे देख लिया। सबसे पहले अनु ने उसे पहचाना। वो चिल्लाए, ऋषभ। अनु ने उसे अच्छे तरीके से उसे पुकारा था, फिर भी उसकी पीठ में कँपकँपी दौड़ गई। ऋषभ जहां था भी रुक गया। जब अनु उसके पास पहुंची ऋषभ ने पूछा, अनु तुम यहाँ कैसे? अनु हंसते हुए बोली, सूरज यहाँ इस कंपनी की वाइस चेयरमैन मिस स्वाति से मिलने आया है। मैं उसकी मदद करने के लिए आई हूँ। वो सूरज की तरफ मुड़ी और उसे प्यार से देखते हुए बोली, अवस्थी ग्रुप का विशेष बिल्डर्स के साथ बहुत से प्रोजेक्ट करने का प्लान है। इनसे अवस्थी परिवार को बहुत फायदा होगा। वो ऋषभ की ओर गर्व भरी नजरों से देखते हुए बोली, भविष्य में शर्मा ग्रुप को भी इस पार्टनरशिप से बहुत फायदा होगा। ऋषभ को नहीं पता था कि अवस्थी ग्रुप और विशेष बिल्डर्स के बीच पार्टनरशिप थी। उसने अभी कंपनी संभाली थी, उसके पास सभी जानकारी नहीं थी। ऋषभ ने झूठी आदर भरी मुस्कान दी। वो बोला, मिस्टर सूरज सचमुच महान और शानदार बिजनेसमैन है।
आपकी जैसी जोड़ी तो पूरे देश में क्या पूरी दुनिया में किसी की नहीं होगी। सूरज ने ऋषभ की तरफ नफरत से देखा। उसे ऋषभ पर बहुत गुस्सा आ रहा था। कल सबके सामने राधा देवी ने इस लूसे की कितनी बेइज्जती की थी, मगर आज ये जोकरों की तरह ऐसे मुस्करा रहा है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मुझे समझ नहीं आता क्यों पीहू जैसी होशियार और शानदार लड़की ने इस जोकर से शादी की। सूरज मन में सोच रहा था। सच तो ये था कि सूरज अनु को नहीं पीहू को पसंद करता था। उसे लगता था कि अगर ऋषभ नहीं होता तो वो आसानी से पीहू से शादी कर सकता था। अनु तो पीहू की बराबरी कभी कर ही नहीं सकती थी, उससे कौन शादी करना चाहेगा। सूरज ने गुस्से से लंबी सांस ली। उसने ऋषभ से अहंकार भरी आवाज में पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ऋषभ ने जवाब दिया, मैं यहाँ अपनी नौकरी के लिए आया हूँ। सूरज ये सुनकर जोर से हंसने लगा। ऋषभ का मजाक उड़ाते हुए बोला, तुम जैसा लूसर इतनी बड़ी कंपनी में जॉब करेगा? हाँ हाँ हाँ, तुम्हारा दिमाग फिर गया है क्या? ऋषभ ने त्योरी चढ़ाते हुए पूछा, तुम्हें इससे क्या मतलब है कि मैं कहाँ नौकरी करता हूँ? अनु ऋषभ से बहुत नफरत करती थी। वो ऋषभ का अपमान करने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। आज भी उसने ऋषभ को नीचा दिखाने के लिए पुकारा था। मैं शर्त लगा सकती हूँ कि अगर तुम सिक्योरिटी की जॉब के लिए भी कोशिश करते हो तो भी यहाँ तुम्हें कोई नहीं रखेगा। तुम्हारी औकात क्या है? तुम्हें सिर्फ सड़कों का कचरा साफ करने की जॉब मिल सकती है। अनु बोली। सूरज ने एक कुटिल भरी मुस्कान दी और बोला, तुम्हारी औकात एक कचरे का ढेर की है, लेकिन हम फैमिली हैं। मैं इस कंपनी की वाइस चेयरमैन को जानता हूँ। मैं तुम्हारी सिफारिश कर सकता हूँ कि वो तुम्हें सफाई करने की जॉब दे दें, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे पैरों पर अपनी नाक रगड़ने पड़ेगी। ऋषभ ने अपने होंठ टेढ़े किए और मुंह बनाते हुए बोला, मैं किस जॉब के लिए आया हूँ तुम्हें क्या मतलब? तुम्हें अपनी कंपनी पर ध्यान देना चाहिए। विशेष बिल्डर्स बहुत बड़ी कंपनी है। वो तुम जैसे ऐरे गैरों के साथ काम नहीं करना चाहेगी। सूरज का ये सुनते ही पारा चढ़ गया। वो गुर्राते हुए बोला, ए लूसर, तूने किसे ऐरा गैरा बोला? ऋषभ ने अपमान भरे आवाज में जवाब दिया, तुम्हें। ये कहकर ऋषभ मुड़ा और बिल्डिंग की तरफ जाने लगा। उसने पीछे से आवाज रही सूरज की गुस्से भरी आवाज को अनसुना कर दिया। सूरज पीछे से चिल्लाया, तेरी इतनी हिम्मत? रुक, अभी वहीं रुक। ये कहते हुए सूरज ऋषभ की तरफ तेजी से भागा। सूरज ऋषभ को सबक सिखाना चाहता था। वो उसके मुंह पर दो घूंसे मारना चाहता था, ताकि उसे समझ आए कि सूरज का अपमान करने वाले का क्या हाल होता है। लेकिन अब तक वो लोग बिल्डिंग के अंदर आ चुके थे। सूरज को डर था कि यहाँ लड़ाई करने पर उनकी साख पर असर होगा और उसे हंगामा करते देख कहीं वाइस चेयरमैन गुस्सा न हो जाए। इसलिए सूरज ने फिलहाल अपना गुस्सा दबा दिया। उसने अपनों दांत पीसते हुए कहा, आज तेरी किस्मत अच्छी है जो तू मेरे हाथों से बच गया, लेकिन अगली बार तेरी किस्मत तेरा साथ नहीं देगी। ऋषभ उसकी बात का कोई जवाब दिए बिना लिफ्ट में घुस गया। लिफ्ट के दरवाजे के बंद होने से पहले वो बोला, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी पहुंच बहुत दूर तक है? बहुत जल्दी तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम जैसे घमंडी और ढीठ लोगों का क्या अंजाम होता है। यू बास्टर्ड! सूरज का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो लिफ्ट में घुसकर ऋषभ को मजा चखाना चाहता था, लेकिन तभी अनु ने उसे पीछे खींच लिया। वो बोली, इसे जाने दो, अगर हम उस लूसर के साथ एक लिफ्ट में जाएंगे तो उसकी बदबू से हमारा दम घुट जाएगा। उसकी बातों पर सिर हिलाते हुए सूरज बोला, आज तो तू बच गया, मगर अगली बार तू मेरे हाथों से नहीं बच पाएगा। तारांकन तारांकन तारांकन। ऋषभ लिफ्ट से सीधा टॉप फ्लोर पर पहुंचा जहां वाइस चेयरमैन का ऑफिस था। शिव नारायण ने पहले ही विशेष बिल्डर्स कंपनी में उसके लिए सारी तैयारी कर ली थी। जैसे ही कंपनी को मित्तल ग्रुप ने खरीदा था, उसके चेयरमैन ने अपनी पोस्ट से इस्तीफा दे दिया था। लेकिन वाइस चेयरमैन को नए चेयरमैन की मदद करने के लिए शिव नारायण ने मना लिया। वाइस चेयरमैन स्वाति ने जब ऋषभ को देखा तो उसे यकीन नहीं हुआ। उसे नहीं पता था कि जिस ऋषभ के बारे में शिव नारायण जी ने बताया था वो इतना यंग और स्मार्ट होगा। उसने खुद को संभालते हुए कहा, वेलकम सर, आइए मैं आपको अपने ऑफिस में ले चलती हूँ। चफाइफ सूरज को ऑफिस से निकाला गया। ऋषभ पहली बार स्वाति से मिल रहा था, लेकिन वो उससे बहुत प्रभावित हुआ। स्वाति एक स्मार्ट और सुंदर 26-27 साल की लड़की थी। स्वाति की डेस्क के सामने बैठकर ऋषभ बोला, स्वाति, मैं रोज ऑफिस नहीं आऊंगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए ऑफिस संभालो। साथ ही मैं अभी अपनी पहचान छुपाकर रखना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि लोगों को मेरी असलियत पता चले। स्वाति को पता था जो यंग लड़का उसके सामने बैठा था वो मित्तल परिवार से है। मित्तल ग्रुप एक बहुत ही ताकतवर कंपनी थी जिसके सामने विशेष बिल्डर्स कंपनी एक साधारण कंपनी थी।
इसलिए स्वाति को अजीब नहीं लगा जब ऋषभ ने खुद कंपनी संभालने की बजाय उससे ये काम सौंप दिया। तभी उसकी असिस्टेंट ने डोर को नॉक किया और अंदर आकर बोली, मैडम मिस्टर सूरज और उनकी मंगेतर आपसे मिलने के लिए आए हैं। स्वाति बोली, मैं अभी बिजी हूँ, उनसे कहो थोड़ा इंतजार करें। उद्धरण चिन्ह। ऋषभ स्वाति से पूछता है, क्या तुम सूरज अवस्थी को जानती हो? उद्धरण चिन्ह। स्वाति बोली, हाँ, अवस्थी ग्रुप हमारी कंपनी के कई प्रोजेक्ट्स में पार्टनर है, वो यहाँ मुझसे मिलने आए हैं। ऋषभ ठंडे शब्दों में बोला, मैं चाहता हम आज के बाद अवस्थी ग्रुप हमारे किसी प्रोजेक्ट में ना रहे। हमारे जितने भी अवस्थी ग्रुप के साथ प्रोजेक्ट चल रहे हैं उन्हें तुरंत बंद कर दीजिए। अगर ये काम आज ही नहीं हुआ तो इस कंपनी को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। स्वाति को ये सुनकर शौक लगा और वो थोड़ी देर ऋषभ को देखती रह गई। उसने मन में सोच रही थी, लगता है अवस्थी परिवार में किसी ने ऋषभ को परेशान किया है। उनकी हिम्मत कैसे हुई आए। उसने तुरंत सिर हिलाया और बोली, ऋषभ सर डोंट वरी, मैं अभी टीम को अवस्थी ग्रुप से पार्टनरशिप खत्म करने के लिए कहती हूँ। उद्धरण चिन्ह। ऋषभ सुनकर संतुष्ट हो गया। वो बोला, टीम से कहना कि विशेष बिल्डर्स को अवस्थी जैसे एरेगैरों के साथ काम करने की जरूरत नहीं है। और हाँ, सिक्योरिटी से कहो कि वो उन दोनों को कंपनी से धक्के मारकर निकाल दें। उद्धरण चिन्ह। ऑफिस के बाहर सूरज और अनु बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अवस्थी ग्रुप मित्तल ग्रुप के साथ हमेशा से गहरा कनेक्शन बनाना चाहते थे, इसलिए आज सूरज यहां स्वाति के साथ मिलकर पार्टनरशिप के बारे में बात करने आया था। लेकिन आगे जो हुआ उसकी कल्पना भी उसने नहीं की थी। तभी स्वाति की असिस्टेंट वहां 10-12 गार्ड्स के साथ पहुंची। सूरज परेशान होकर पूछता है, हेलो, क्या मिस स्वाति मुझसे मीटिंग करने के लिए तैयार हैं? असिस्टेंट ने उसे घूर कर देखा और गुस्से से बोली, मैडम ने कहा है कि विशेष बिल्डर्स को अवस्थी ग्रुप जैसी एरी गैरी कंपनी के साथ काम करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आज से अवस्थी ग्रुप के साथ सभी प्रोजेक्ट बंद किए जा रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। सूरज हैरान रह गया। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। आपको पता भी है आप क्या कह रही हैं? सूरज का चेहरा देखने वाला था। उसे ऐसा लगा कि यही बात किसी और ने भी उससे कही थी। कुछ देर सोचने के बाद उसे याद आया, अरे हाँ, अभी यही बात उस लूसर ने उससे कही थी जब वो पार्किंग में थे। मिस स्वाति ऐसा करके क्या साबित करना चाहती हैं? क्या सच में विशेष बिल्डर्स अवस्थी ग्रुप के साथ होने वाले सारे प्रोजेक्ट रोक देना चाहते हैं? सूरज के सिर में दर्द होने लगा था। उसका खून खौलने लगा था। अवस्थी ग्रुप की अधिकतर आय विशेष बिल्डर्स के प्रोजेक्ट्स आती थी। अगर वो उनके साथ पार्टनरशिप खत्म कर देंगे तो अवस्थी ग्रुप को होने वाली आय आधी हो जाएगी। वो गरजते हुए बोला, मैं अभी मिस स्वाति से मिलना चाहता हूँ। असिस्टेंट उसे ठंडे स्वर में जवाब देती है, मिस स्वाति आपसे नहीं मिलना चाहती। और हाँ, भविष्य में यहाँ आने की हिम्मत मत करना, करोगे तो पछताओगे। सूरज को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से ये क्या हो गया। वो तो यहाँ प्रोजेक्ट के बारे में बात करने आया था, लेकिन उसे तो यहाँ से धक्का मारकर निकलने की बात कर रहे हैं। सूरज निराश होकर बोलता है, क्या बकवास कर रही हो? अवस्थी ग्रुप ने विशेष बिल्डर के साथ कितने प्रोजेक्ट में काम किया है? इस तरह वो हमारे प्रोजेक्ट बंद नहीं कर सकते। अगर उन्होंने ऐसा किया तो हम भी चुप नहीं रहेंगे। उद्धरण चिन्ह। असिस्टेंट को भी गुस्सा आ गया। उसने गार्ड को ऑर्डर दिया, इन्हें धक्के मारकर बाहर निकल दो। सिक्योरिटी गार्ड्स में से एक सूरज के पास पहुंचा और उसका हाथ पकड़कर कसकर पीछे मोड़ दिया। सूरज दर्द से चिल्लाने लगा। सिक्योरिटी गार्ड बोला, जितनी जल्दी हो सके यहां से निकल जाओ। अगर तुमने यहां सीन खड़ा किया तो मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगा। सूरज गुस्से से तिलमिलाते हुए बोला, तुम्हारी मुझे छूने की हिम्मत कैसे हुई? तुझे पता है मैं कौन हूं? उद्धरण चिन्ह। गार्ड उसे जोर से थप्पड़ मारता है और जोर से चिल्लाया, तेरी मित्तल ग्रुप के सामने क्या औकात है? उद्धरण चिन्ह। सूरज का चेहरा लाल हो गया था। उसका गुस्सा फटने ही वाला था कि तभी उसका मोबाइल बजता है। जब सूरज ने फोन उठाया तो उसे दूसरी तरफ से अपने पापा की गुस्से भरी आवाज सुनाई दी, नालायक, तूने अब किसे गुस्सा दिलाया है कि विशेष बिल्डर्स हमसे सारे प्रोजेक्ट्स वापस ले लिए? सूरज दुखी स्वर में बोला, पापा मैंने कुछ नहीं किया, मैंने किसी को गुस्सा नहीं दिलाया है। मैं तो यहाँ मिस स्वाति से मिलने आया था, लेकिन मैं उनसे मिल ही नहीं पाया। सूरज के पापा फिर से चिल्लाए, विशेष बिल्डर्स के लोगों का कहना है कि ये पार्टनरशिप तुम्हारी वजह से टूटी है। नालायक, तेरी वजह से कंपनी को इतना नुकसान हुआ है। अब जितनी जल्दी हो सके घर वापस आ जा। तू ही अपने दादा को समझाना कि आज जो हुआ वो क्यों हुआ। उद्धरण चिन्ह। सूरज सदमे में कॉल कट कर देता है। सूरज और अनु दोनों को कंपनी से बाहर निकाल दिया जाता है।
तभी उसके आंखों के सामने ऋषभ का चेहरा आ जाता है। वो अनु की तरफ मुड़ा और बोला, अनु क्या तुम्हारी कजिन का पति इन सब के पीछे हो सकता है? क्या वो यहाँ किसी को जानता है? अनु को सूरज की बात सुनकर चौंक जाती है। वो थोड़ी देर सोचती है। उसे लगता है कि इन सब में ऋषभ का हाथ हो सकता है, लेकिन वो उसे एक लूसर मानती थी। इसलिए उसे विश्वास नहीं हुआ कि ऋषभ ऐसा कुछ कर सकता है। इसलिए उसने अपना सिर हिलाया और जोर देकर कहती है, नहीं ये असंभव है। आखिर ऋषभ यहाँ किसी को कैसे जान सकता है? वो तो यहाँ सफाई का काम करने लायक भी नहीं है। उसकी बात सुनकर उसने हाँ में सिर हिलाया, तुम सच कह रही हो। फिर वो अपने सिर को नीचे कर लेता है। तभी उसे अपने पापा की याद आई, मुझे तुरंत घर जाना होगा। इसके बाद दोनों वहां से चले गए। चैप्टर 6 शर्मा मैंशन में मीटिंग। ऋषभ को जब पता चला कि किस तरह सूरज और अनु को बेइज्जत करके बाहर निकाला गया था तो वो बहुत खुश हुआ। ऋषभ को स्वाति का इतनी तुरंत निर्णय लेने का तरीका और तेज रवैया बहुत अच्छा लगा। ऋषभ स्वाति की तारीफ करते हुए बोला, स्वाति गुड जॉब, आज से तुम्हारी सैलरी डबल। ये सुनकर स्वाति चौंक गई और खुश होकर बोली, थैंक यू सर। जल्द ही अवस्थी ग्रुप और विशेष ग्रुप की पार्टनरशिप टूटने की खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। कोई इसकी वजह नहीं जानता था, लेकिन सबको लगता था जरूर अवस्थी परिवार के किसी सदस्य ने किसी ताकतवर इंसान को गुस्सा दिलाया था। अब तक अवस्थी परिवार को बहुत नुकसान हो चुका था। राधा देवी तक भी ये खबर पहुंची। जैसे ही उन्होंने ये सुना उन्हें बहुत गुस्सा आया। वो तो सूरज और अनु की सगाई तोड़ देना चाहती थी, लेकिन उन्हें पता था कि इतना बड़ा नुकसान होने के बावजूद अभी भी अवस्थी परिवार शर्मा से ज्यादा फेमस था। उनके साथ रिश्ता तोड़कर वो किसी मुश्किल में नहीं पड़ना चाहती थी। इसलिए उनके पास सब कुछ बर्दाश्त करने के अलावा कोई चारा नहीं था। तारांकन तारांकन तारांकन। अगले दिन बाद ऋषभ ने स्वाति से कहा, मैं चाहता हूं कि तुम मीडिया को बुलाओ और उन्हें मेरे स्टेटमेंट्स पब्लिश करने को कहो। पहला कि मित्तल ग्रुप ने विशेष बिल्डर्स में नए चेयरमैन नियुक्त किया है, लेकिन ध्यान रहे मेरी आइडेंटिटी किसी को ना पता चले। बस इतना कहना कि नए चेयरमैन मिस्टर मित्तल हैं। दूसरा ये कि मित्तल ग्रुप इस शहर में एक 5 स्टार होटल बनाने जा रहा है, जिसके लिए उसे नए पार्टनर की जरूरत है। कोई भी कंस्ट्रक्शन या फिर इंटीरियर डेकोरेशन कंपनी इसके लिए अपना ऑफर सबमिट कर सकती है। उद्धरण चिन्ह। जिस कंपनी को ये टेंडर मिलने वाला था वो इस शहर की सबसे पॉपुलर कंपनी बनने वाली थी। तारांकन तारांकन तारांकन। इन दोनों न्यूज ने भूकंप की तरह पूरे शहर को हिला दिया। जब शर्मा फैमिली को नए चेयरमैन के बारे में पता चला तो वो समझ गए कि क्यों पार्टनरशिप टूटी थी। उन्हें लगा कि मित्तल ग्रुप के लोग अवस्थी ग्रुप के साथ काम करना नहीं चाहते। लेकिन ये मिस्टर मित्तल कौन है जिन्होंने बिना पलक झपकाए करोड़ों की कंपनी विशेष बिल्डर्स खरीद ली? जरूर वो बहुत ताकतवर बिजनेसमैन होगा, वरना दिल्ली के किसी बिजनेसमैन की इतनी हिम्मत नहीं है। अचानक पूरे शहर में हड़कंप मच गया। सभी कंपनियां इस प्रोजेक्ट पर काम करना चाहती थीं। वो मिस्टर मित्तल के साथ कनेक्शन बनाना चाहते थे। कई परिवार तो अपनी बेटियों की शादी मिस्टर मित्तल से कराने के सपने देखने लगे थे। राधा देवी भी उन लोगों में से एक थी जो बहुत लालची थी। उन्हें दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार पैसों से था, जिसके लिए वो कुछ भी कर सकती थी। उनको लगा कि शर्मा ग्रुप को भी इस बिडिंग में हिस्सा लेना चाहिए। ये उनके लिए एक अच्छा मौका था खुद को बाकी कंपनियों से ऊपर उठने का। इसलिए उन्होंने शर्मा मैंशन में एक फैमिली मीटिंग बुलाई ताकि वो इस प्रोजेक्ट को हासिल करने के बारे में सबसे बात कर सकें। परिवार के सभी सदस्यों को बुलाया गया था। उस मीटिंग में ऋषभ और उसका परिवार भी शामिल हुआ। ऋषभ जानता था कि राधा देवी ने ये मीटिंग किस लिए बुलाई थी। वो इस मौके का फायदा उठाकर पीहू को आगे बढ़ाना चाहता था। शर्मा मैंशन में सभी सदस्य इकट्ठा हो चुके थे। ऋषभ को भी वहां देखकर पीहू का कजिन राज बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई दादी के सामने आने की? उद्धरण चिन्ह। पीहू के चेहरे पर नाराजगी का भाव आ गया। वो बोली, बकवास बंद करो। दादी ने सभी सदस्यों को बुलाया था। ऋषभ मेरा पति है, उसे भी यहाँ आने का उतना ही हक है जितना कि तुम्हें। उद्धरण चिन्ह। राज उसकी बात सुनकर जोर से हंस पड़ा और बोला, ये हमारी फैमिली का सदस्य कब से हो गया? ऋषभ पीहू को चुप रहने का इशारा करते हुए कहता है, दिया इसके साथ बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो अंदर चलते हैं, दादी सबका इंतजार कर रही होंगी। ये सुनकर पीहू हाँ में सिर हिलाती है और दोनों अंदर चले जाते हैं। मीटिंग रूम में आने के बाद दोनों एक किनारे बैठ जाते हैं। राधा देवी एक बड़ी टेबल पर फैमिली हेड की कुर्सी पर बैठी हुई थी। जब उन्होंने देखा कि परिवार के सभी सदस्य आ चुके हैं तो उन्होंने टेबल पर नाक किया और मुस्कुराते हुए बोली,
इतने सालों से शर्मा फैमिली उस मौके का इंतजार कर रही थी ताकि इस शहर में उसका नाम बड़े परिवारों में लिया जाए। आज हमें ये मौका मिला है। वो जोर से बोली, जैसा सबको पता है कि मित्तल ग्रुप ने करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट अनाउंस किया है। जिस किसी को भी ये टेंडर मिलेगा उसे बहुत सारे लाभ मिलेंगे। ये विशेष बिल्डर के चेयरमैन बदलने के बाद उनका एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा मौका है। अगर हमें ये प्रोजेक्ट मिल जाता है तो न केवल हम विशेष बिल्डर्स साथ काम कर सकेंगे बल्कि हमें नए चेयरमैन से मिलने का भी मौका मिलेगा। इससे इस शहर में हमारी साख बढ़ जाएगी और हम पॉपुलर हो जाएंगे। ये पहली बार नहीं था जब शर्मा ग्रुप ने विशेष बिल्डर्स के साथ काम करने की कोशिश नहीं की थी, मगर उन्हें हर बार नाकामयाब होना पड़ा था। सब लोगों को चुप देखकर राधा देवी हताश हो गईं। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो चिल्लाते हुए बोली, तुम लोग चुप क्यों हो? क्या तुम में से किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो ये प्रोजेक्ट हासिल कर सके? सब एक दूसरे को चिंतित होकर देखने लगे। किसी की कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। राधा देवी गुस्से से आग बबूला हो रही थी। उन्होंने अपने दांत पीसते हुए कहा, सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम में से जो भी इस प्रोजेक्ट को हासिल करने में सफल होगा उसे मैं कंपनी का डायरेक्टर बना दूंगी। उद्धरण चिन्ह। राधा देवी को लगा था कि डायरेक्टर बनने के लालच में कोई न कोई इस काम को करने के लिए तैयार हो जाएगा। उनकी बातों से पता चल रहा था कि वो हर हाल में ये प्रोजेक्ट हासिल करना चाहती थीं। लेकिन ये काम आसान नहीं था। विशेष बिल्डर्स कंपनी के लोगों से मिलना, साथ में उनका प्रोजेक्ट हासिल करना शर्मा फैमिली के लिए मजाक नहीं था। अगर राधा देवी खुद भी उनसे बात करने जाती तो प्रोजेक्ट देना तो दूर, उनसे कोई ढंग से बात भी नहीं करता। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो कम सून।